हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे मैक्सिमा बनेगा, कैसे मिनिमा बनेगा, उसके कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी क्या होती है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले थे हम लोग, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाले थे। ठीक है, कितना निकाले थे? अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और क्या 2a1 a2 cos थीटा या cos फाई, ये तो निकाले थे। और रिजल्टेड इंटेंसिटी निकाले थे I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos थीटा या cos फाई, फाई शायद लिए थे। ठीक है, ठीक, जहाँ पे फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का हमारा फेज डिफरेंस है ना, और जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट है। अच्छा, a1 a2 I1 I2 ये सब कांस्टेंट है। जो भी एम्पलीट्यूड होगा ना वो बेसिकली फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जो भी इंटेंसिटी होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगा? फेज डिफरेंस पे। अच्छा, आज हम लोग को ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, पहली बात देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे हम लोग पढ़े हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन कि पार्ट डिफरेंस डेल्टा x पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। ये डेल्टा x पाथ में डिफरेंस, कोई 2 मीटर चला, कोई 4 मीटर चला, डिफरेंस 2 आ गया, ये एंगल का डिफरेंस। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए हम कह दें साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो हाफ, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग 2 पाई ऐड कर दें ना, फिर वैल्यू हाफ होगी। फिर अगर इसमें 2 पाई हम और ऐड कर दें, मतलब 4 पाई ऐड कर दें, वैल्यू फिर होगी। कॉमन सेंस ऐसे यूज करिए। मान लीजिए कि अगर 30 डिग्री पे हम गए, ठीक, 30 डिग्री पे वैल्यू हमको कितनी मिली? हाफ मिली या हाफ मिली। ठीक है, अब हम यहाँ से कितना और घूमे 360, तब यहीं पे आ जाएंगे, मतलब 30 प्लस 2 पाई जाएंगे तो फिर से हाफ मिलेगा। फिर से हम 2 पाई और घूमे तो फिर वही पॉइंट 30 प्लस 2 पाई 4 पाई घूमे तो फिर से वही हाफ मिलेगा। मतलब बार बार 2 पाई के एडिशन से हमको वैल्यू सेम मिलने लगेगी। मतलब साइन या कॉस ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनका पीरियड जो होता है 2 पाई का। ठीक है, कि जैसे कह दें cos 60 की वैल्यू हाफ, तो cos 60 प्लस 2 पाई की वैल्यू भी हाफ होगी, cos 60 प्लस 4 पाई की वैल्यू भी हाफ होगी, cos 60 प्लस हमारा 6 पाई की वैल्यू हाफ होगी। बार बार 2 पाई के एडिशन से हमारी वैल्यू सेम रहती है, ये बात याद रखिएगा ना। ठीक, कि जो भी इसका पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक एंगल है, वो हमारा कितना है? 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करे। जैसे कहते हैं ना पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करता है उस मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक मोशन, जैसे हमारे अर्थ का मोशन जो होता है 365 डेज 1/4, ठीक है, उसके बाद फिर ये रिपीट करता है ना। क्लॉक में जो भी हमारा मिनट हैंड सेकेंड हैंड वो सब 12 घंटे में, कोई 60 मिनट में, कोई 60 सेकेंड में, वो सब पीरियोडिक मोशन है। वैसे ही साइन कॉस टेन ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस में किसी पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लें या तो मैक्सिमा कह लें। ठीक, ठीक, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी, पहला यही हमको डिस्कस करना है, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और इंटेंसिटी बेसिकली डिपेंड करे फाई पे। तो cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ठीक है, cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। ठीक, cos फाई का जो मैक्सिमम होगा कितना होगा? 1 मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और 1 के लिए, ठीक है, 1 कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। अच्छा, 0 के बाद फिर कब 1 आएगा? जब 2 पाई ऐड कर दें, तो 0 2 पाई कितना? 2 पाई, फिर 2 पाई ऐड करें 4 पाई 6 पाई डॉट 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 ऐसे आ गया। ठीक है, बार बार 2 पाई के एडिशन से वैल्यू सेम। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा फेज डिफरेंस है वो 2m पाई है। वेयर, ठीक, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक, इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 cos की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे होगा। ठीक, क्योंकि पहला तो 0 जानते हैं, बाकी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कैसे आया, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि 2 पाई के एडिशन से वैल्यूज क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। अच्छा, ये हमारा निकल गया फेज डिफरेंस। जो फेज डिफरेंस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई का इवन मल्टीपल। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो भी फेज डिफरेंस होना चाहिए वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अच्छा, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ठीक, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू, ठीक है, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई ना, तो ये लिख लेते हैं 2m पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसकी वैल्यू m लेमडा, और यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, m की वैल्यू 0 से ना, तो यहां से लिखें क्या क्या, 0 लेमडा, 2 लेमडा, 1 2 3 रखेंगे ना, 3 लेमडा, 4 लेमडा, डॉट डॉट डॉट। ठीक, देखिए जो पार्ट डिफरेंस, यहां से ये चीज आया हमारा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई m लेमडा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। ठीक, देखिए जो फेज डिफरेंस था वो पाई का कैसा मल्टीपल है, इवन, लेकिन पाथ डिफरेंस इज इवन, और दोनों ही इसमें देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, इज जस्ट मल्टीपल ऑफ लेमडा, मल्टीपल ऑफ लेमडा। बस इनमें ही कि अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो फिर से बोल रहे हैं, मैक्सिमा के लिए जो भी हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो हमारा लेमडा का सिर्फ मल्टीपल होगा, लेकिन जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा कैसा होगा, इवन मल्टीपल होगा, और ये सिर्फ मल्टीपल होगा। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड निकालते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालें तो इसके जगह क्या रखेंगे, 1 ना, और 1 रखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या बचेगा, अंडर रूट a1 प्लस a2 का क्या होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2। ठीक, ये हमारा मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड आ गया, a1 प्लस a2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा, अगर इंटेंसिटी निकालें तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या लिखें, I1, ठीक है, ठीक है, I1 प्लस कितना, I2 प्लस कितना, 2 अंडर रूट I1 I2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक, और साथ में 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है ना, तो I मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी है, और ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड है, ये हमारा फेज डिफरेंस है, और ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए, कौन से इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव ना करके अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं ना। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसको रब कर लेते हैं ना, फिर स्पेस कम हो जाएगा। चलिए पूरा रब कर लेते हैं। देखिए, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम वैल्यू जो होती है, मेरी बात थोड़ी बात ध्यान से समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, अगर cos का ग्राफ देखें तो cos का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, सिनुसोइडल, ठीक है। ये भी 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक, ये -1 है, इन है। अगर हम ये लेंथ देखें तो ये +1, ये लेंथ देखें तो -1। हम बोलें कि +1 और -1 में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, +1 ऊपर है और -1 किधर है, नीचे। दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक, तो अब बात बची मिनिमम कौन है, तब मिनिमम तो 0 है।
ठीक है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 0 है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कॉस, कई लोग ऐसे कंफ्यूज रहते इसलिए बता रहे, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 का मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक। अगर -1 लेते हैं तो हमारा फेज जो होगा 180 आएगा, 180। 90 होने का मतलब एक वेव ऐसे, एक वेव ऐसे, और 180 होने का मतलब एक वेव ऐसे, एक वेव ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक वेव लिए हैं, ठीक। देखिए फिर से बोल रहे हैं, एक बार +1 एक बार -1, ठीक है। +1 और -1 मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस फर्क कितना है, डायरेक्शन अपोजिट है। मिनिमम देखें तो कई लोग कहते हैं 0 मिनिमम होता है, 0 मतलब 90 डिग्री। तो दो वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, परपेंडिकुलर होंगे तो ये 4 है, ये 3 है, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 का, इसका ये 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसका एम्पलीट्यूड देखे तब तो 5 आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड देखे तो 4 - 3 1 आ रहा है ना। मिनिमम कब आ रहा है, जब फेज हमारा 180 मतलब -1, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अगर 0 लेंगे ना, ये बात सही है कि 1 -1 और 0 मिनिमम वैल्यू कौन है हमारी, मिनिमम तो 0 है। 1 -1 तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 0 नहीं लेके -1 ले रहे हैं, क्योंकि -1 लेने से फेज अपोजिट होगा। फेज अपोजिट होगा तो एम्पलीट्यूड बिल्कुल छोटा आएगा। तो एम्पलीट्यूड छोटा तब आएगा जब हम 0 नहीं, जब हम -1 ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं, तो दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ के 4 और 3 कितना हो गया, 7। अगर 90 डिग्री ले रहे हैं तो कितना हो गया, 5। अपोजिट ले रहे हैं तो कितना हो गया, 1। तो छोटा तब ले रहे हैं ना जब अपोजिट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे -1 लेते हैं। तो -1 कितने की वैल्यू होती है, पाई। पाई के बाद हम लोग जानते हैं, उसके बाद का डाटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि हम 2 पाई का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 2 पाई का एडिशन करेंगे तो पाई के बाद कितना, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो आया, ठीक, जो यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस आया, ये हमारा 3 या 1 3 5 7 है ना, ये हमारा क्या है, पाई का ऑड मल्टीपल है, ठीक। जैसे उसमें देखे थे मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाई के लिए कितनी आ रही थी ना, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आ रहा था ना। और पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ रहा था ना। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 3 5 7 9, ये एपी सीरीज बन रहा है ना। एपी सीरीज का एन टर्म लगा ले तो क्या मिलेगा, 2m + 1 × पाई, ठीक है। जहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट, देखिए 0 रखेंगे 2 0 पाई आ गया, 1 रखेंगे 3 पाई आ गया, ये हमारा आया। बस नहीं तो अगर हम पूछे फर्स्ट मिनिमा का फेज डिफरेंस पाई, सेकंड मिनिमा का फेज डिफरेंस 3 पाई। अच्छा, कुछ जगह बुक्स में, ठीक, कुछ बुक्स में ये डेल्टा फाई की वैल्यू ऐसे भी ली होती है, 2m - 1 × पाई, ठीक है। ये भी हमारा सही है, लेकिन इसको लेने के लिए m की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, मेरी बात समझ लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर पहला वाला लेते हैं तो m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, दूसरा वाला लेते हैं तो m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए हम बोले, मान लीजिए हम फर्स्ट कंडीशन लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, और हम बोले जो पहला मिनिमा है, फर्स्ट कंडीशन लिए हैं, फर्स्ट मिनिमा के लिए m की वैल्यू 0, सेकेंड मिनिमा के लिए m की वैल्यू 1, थर्ड के लिए 2, एक कम। लेकिन अगर ये कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट मिनिमा m1, सेकेंड मिनिमा m2, इसमें एक कम लेंगे, इसमें उतना ही लेंगे, दोनों कंडीशन सही है। इसमें m की वैल्यू 0 1 2 3, इसमें m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। इसमें जितना मिनिमा पूछेगा, 10वां मिनिमा होगा तो m की वैल्यू 9 लेंगे, 20वां मिनिमा होगा पहले कंडीशन से तो हम 19 लेंगे, लेकिन इसमें जितना मिनिमा होगा उतना ही टर्म लेंगे ना। और यहां से देख सकते हैं क्या लिखेंगे, पाई, ठीक है, डेल्टा फाई इज ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। उसमें क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पे क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और एक चीज और देख सकते हैं, देखिए इन दोनों के सम का हाफ करिए, सम का हाफ मीन निकालिए, 0 + 2 पाई 2 पाई का हाफ पाई, इसका मीन निकालिए 3 पाई, इसका मीन निकालिए हमारा कितना होगा 5 पाई, ठीक है, ऐसे होता जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर हम डेल्टा x निकालते हैं तो कितना आएगा, λ/2 पाई × डेल्टा फाई।
तो डेल्टा फाई की हम ये वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ये भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा 2m+1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 2m+1 इंटू कितना λ/2, ये हमारा आया, क्या आया पार्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम रखें अगर मान लीजिए m की वैल्यू, ठीक m की वैल्यू 0 से ना, अगर 0 रखेंगे तो कितना λ/2, फिर 1 रखेंगे तो 3λ/2, 5λ/2 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे 1 3 5 7। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, ठीक है, पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल है 1 3 5 7, किसका ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, बस में ही। ठीक, चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, इनके सम का हाफ λ/2, 2λ 3λ/2, 3 2 5λ/2, ये तो आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई ना। तो फिर से बोल रहे हैं मैक्सिमा के लिए, ठीक, जो फेज डिफरेंस होगा लैम्डा का, या सॉरी फेज डिफरेंस होगा पाई का इवन मल्टीपल, लेकिन पार्ट डिफरेंस लैम्डा का सिर्फ मल्टीपल, और मिनिमा के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस होगा हमारा पाई का ऑड मल्टीपल, लेकिन पाथ डिफरेंस जो होगा λ/2 का ऑड मल्टीपल, ये चीज हो गया। और दो मिनिमा के बीच या दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, फिर दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा, या तो ऐसे कह सकते हैं ना, दो मैक्सिमा इनके सम का हाफ करिए तो कितना आएगा, देखिए 3 और 1 की तरह 4 का हाफ 2 पाई, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा, मतलब दो मैक्सिमा मिनिमा, दो मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा होता रहेगा। ये हमारा पूरा कंडीशन है। अगर यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो मिनिमम ना, अगर इसके जगह -1 लेते हैं, वहां पे +1 लिए थे तो प्लस आया था, माइनस लेंगे तो A1 डिफरेंस A2, ये डिफरेंस का मतलब ना जरूरी नहीं है A1 में से A2 माइनस करें, A2 में से A1 भी माइनस कर सकते हैं, बस जो छोटा होगा उसमें से जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना। और इंटेंसिटी अगर हम मिनिमम पूछें, वहां पे क्या आया था √I1 प्लस ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -√I2 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया, दो रिजल्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं। ये चीज़ है, बात समझ में आई, ये देख लीजिए, ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए ये हमारा कंडीशन हो गया, किसका कंडीशन हो गया, मैक्सिमा का भी हो गया और मिनिमा का कंडीशन। पार्ट डिफरेंस निकाल लिए, फेज डिफरेंस निकाल लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल लिए, सारी चीजें निकाल लिए ना। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर यही चीज देखिए, ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही सेम कंडीशन आप लोग डिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हो। ठीक है, डिफ्रैक्शन में थोड़ी बातें उल्टी होंगी, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन यही सेम चीज होगा ना। अच्छा, अब और सुनिएगा, इसको रब करते हैं, देखिए कुछ फॉर्मूले और निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या पहले ग्राफ बना लेते हैं ना, ये ठीक, इंटरफेरेंस में जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस में जो भी हमारे फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होगी कांस्टेंट। ठीक, जो भी अगर कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस में जो भी हमारे फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, ऐसे कभी घटेगा ही नहीं, ऐसे, ये ऐसे सोचिए, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4 5, ये हमारा बीच में है ना, तो इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक ठीक, इसके बाद ये जो है, ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी मैक्सिमा, ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमारा जो होगा प्राइमरी मिनिमा, ये भी प्राइमरी मिनिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा, टर्शियरी मिनिमा, ऐसे करते जाएंगे ना। यहाँ पे इंटेंसिटी कभी घटेगी नहीं, बीच वाला जो भी मैक्सिमा होगा उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, और जो भी जितने भी बन रहे हैं ना, सेंट्रल मैक्सिमा बनने का मतलब ये नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, ये बीच में है और कोई फर्क नहीं है, इसकी इंटेंसिटी कोई ज्यादा नहीं है। इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब बस इतना ही होता है, ये सेंटर
सेंटर में है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी नहीं, यहाँ पे जितने भी फ्रिंजेस बनेंगे इन सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। हम सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेंटर में है, इसके अगल बगल वाले को प्राइमरी मैक्सिमा, और जो पहला मिनिमा मिलेगा ये प्राइमरी मिनिमा मिलेगा ना। इधर से ग्राफ है, ये इंटेंसिटी है, यहाँ पे ये लाइन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस अगर फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, तो जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पाई का इवन मल्टीपल, तो कितना होगा 0, 0 के बाद कितना होगा, 0 के बाद लिखेंगे 2, सॉरी ये है ना, 0 के बाद लिखेंगे 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या लिखेंगे 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये लिखेंगे ना। इधर भी कितना होगा हमारा ये 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये ना होगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, मिनिमा का कितना पाई, पाई 3 पाई, ये ना 5 पाई, 7 पाई, ठीक, ये कितना 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, बीच में सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या, पाई हो गया, ठीक है, पाई के बाद ये हमारा 3 पाई, बीच में हमारा 5 पाई, ठीक है, उसके बाद हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये हमारा अगर यही पार्ट डिफरेंस लिखें तो बीच में देखिए 0, मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, देखिए लैम्डा होता है ना, लैम्डा, लैम्डा के बाद कितना 2 लैम्डा, फिर कितना 3 लैम्डा, फिर कितना 4 लैम्डा, उसी तरह इधर भी होगा ना 0 लैम्डा 2, ये गलती लिख दी, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ना, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, ये 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ठीक है। और इसके बीच में मिनिमा का लिखें तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, ठीक, फिर इसके बीच में लिखें 3 लैम्डा बाई 2 तो फिर से 3 लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2 तो ये भी हमारा कितना 5 लैम्डा बाई 2, इसी तरह हमारा बनता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, किसका है ये, इंटरफेरेंस का, सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, और हमेशा इंटेंसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, ये हमारा पूरा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, इंटेंसिटी जैसे मान लीजिए अगर इंटेंसिटी कम हो रही होती, सबसे पहले ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, कम होते होते खत्म हो जाती, ठीक, खत्म हो जाती तो कहते हैं फाइनाइट फ्रिंज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, फाइनाइट फ्रिंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, फ्रिंजेस जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ना, इसको फ्रिंज कहते हैं, फ्रिंजेस आर फॉर्म, ठीक। यहाँ पे इंटरफेरेंस में पॉइंट याद रखेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, इंटेंसिटी कभी घटती नहीं है, इसलिए हमारे कितने फ्रिंजेस बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे। ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया, पूरे कंडीशंस हो गए ना। अच्छा, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, सपोज दैट, ठीक, ऐसे लिखें एम्पलीट्यूड क्या लिखें हम लोग, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos थीटा, ठीक है। अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मान लें, ठीक, इफ कोहेरेंट सोर्स कभी कहता है ना क्वेश्चन में, कभी भी कोहेरेंट सोर्स कहता है तो उनके एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस के एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होते हैं ना। तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर स्क्वायर कितना 2A स्क्वायर, इसमें से 2A स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अच्छा, अब क्या लिखें, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिखते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर ये 2 थीटा है तो थीटा, ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 यूज कर लीजिए, 2A स्क्वायर 1, ठीक, प्लस क्या लिखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, और ये इन रूट, ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का रूट 2A और कॉस का कितना कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। आया ना, किसका एम्पलीट्यूड आ गया हमारा, जब दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड क्या है सेम। अगर इंटेंसिटी लिखना चाहे I इज इक्वल टू के स्क्वायर होता है ना, के, ठीक, A स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, क्या लिखेंगे 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा 4, ठीक है, के A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये I है ना। मान लिया यहाँ पे एक सोर्स की इंटेंसिटी I नॉट की वैल्यू कितनी होगी के स्क्वायर ना, तो इस के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं I नॉट, तो आएगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज़ हो गया, बात समझ में ही। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया, एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया, ठीक है। कब मिला,
जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है या तो सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया। अच्छा एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं ना, या क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, फॉर 2 कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I when path difference is λ/2, ठीक है। दो कोहेरेंट सोर्स हैं, ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, इनके रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है। कब? जब पाथ डिफरेंस λ/2 है। तो कैलकुलेट न्यू इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन पाथ डिफरेंस इज λ/3। अब हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है जब पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा, λ/3 होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है कब? जब वेवलेंथ हमारा कितना है, पाथ डिफरेंस λ/2 है। हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है कब? जब पाथ डिफरेंस λ/3 होगा। यही हमारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन का यही पॉइंट है, यही आप लोग देख के सॉल्व करिएगा। अच्छा कुछ पॉइंट्स और देखते हैं इस पे, ठीक है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कहा, ठीक है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का हमको रेशियो चाहिए, ठीक। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है A1 + A2, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है A1 - A2। आ गया। अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और भी लिख सकते हैं एक चीज और, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब KA मैक्सिमम का स्क्वायर, I = K² होता है ना, और KA मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। K से K कैंसिल, A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम, यही तो है। तो लिख सकते हैं A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का क्या, होल स्क्वायर। ये भी आ गया। अगर हम क्वेश्चन कहें, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहा, इफ A1 = A2 = 5:3, ठीक। अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है 5:3 है, ठीक है, तो इनके इंटेंसिटी का या इनके मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा, A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम पूछा, ठीक। तो लिख सकते हैं ना, A मैक्सिमम, A1 को हम 5x मान लें, A2 को हम क्या मान लें, 3x। देखिए A1 को 5:3 है ना, 5x और 3x, मैक्सिमम मतलब सम और मिनिमम मतलब डिफरेंस। सम का मतलब 8x, डिफरेंस का मतलब कितना है 2x, दैट इज 4:1 आ गया। नहीं आ गया, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में हम I मिनिमम ऐसे पूछे होते, मान लीजिए I मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन I मिनिमम का रेशियो पूछे होते, ठीक, तो इस कंडीशन में कहते, देखिए जो मैक्सिमम, यही तो है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो ये पता है, तो डायरेक्टली कितना आएगा, 16:1। लो ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन और चेंज कर लें, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन और चेंज, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, फ्रिंज विजिबिलिटी है या बहुत सारे क्वेश्चन है ना, देखिएगा, ठीक। ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे कहा, ऐसे कह रहा है, सपोज दैट कहा, इफ I1 = I2 = ठीक है, I1 और I2 का जो रेशियो है 25:16 है, ठीक। तो हमको A1 = A2 चाहिए, A1 या A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम का रेशियो चाहिए ना, ठीक, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा I1 अपॉन I2 = क्या लिख सकते हैं, कि A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर ना, इसकी वैल्यू कितनी है 25:16, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो A1 अपॉन A2 = कितना 5/4। तो A1 की वैल्यू कितनी 5x, A2 की वैल्यू कितनी 4x, ये भी हो गया ना। अब A मैक्सिमम और A मिनिमम हो गया, देखिए A मैक्सिमम और A मिनिमम। A मैक्सिमम पहला देखिए कितना मानेंगे, ये मैक्सिमम कितना 9 ना, डिफरेंस कितना 1, तो 9:1। और अगर I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो पूछे तो ये वैल्यू आएगा, इसी का स्क्वायर ना 81:1, ये भी सॉल्व हो गया,
बात समझ में आ गई। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। एक चीज और देखते हैं ना, देखिएगा, ऐसे समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, जरा इसको निकालिएगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, ठीक है, अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ठीक है, इसका रेशियो निकालिएगा A1 एंड A2 के टर्म्स में। ठीक, हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटेंसिटी का सम का रेशियो निकालिएगा A1 और A2 के रिस्पेक्ट में। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कमेंट में आंसर देंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी अपलोड करेंगे, नहीं तो हम फिर अपलोड नहीं करेंगे ना। कि अगर कोई वीडियो ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, ठीक है, तो जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा, अगर कम से कम 10 लोग, 5 लोग या मैक्सिमम 8 लोग अगर इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी अपलोड करेंगे। नहीं तो इस क्वेश्चन को या जो भी होमवर्क वाले क्वेश्चन है ना, उसका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक, जो जैसे है वैसे ही पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे, देखिए जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ किया जा रहा है, तो कुछ बच्चे देख रहे हैं। अब सिर्फ खुद से ही किए जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना इसका। चलिए, ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ये सारी चीज़ें देख लिए ना। अब जरा आते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखिए आप लोग वो सुना होगा ना, हाइगन्स वेब थ्योरी, ठीक है, वेवलेट पढ़ा होगा, वेव फ्रंट पढ़ा होगा, ठीक है, वेव फ्रंट, ठीक, वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़े होंगे, उसी में वेव फ्रंट आता है। ठीक, द प्लेन at which each point have same phase, then the plane is called wave front। ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेन, ठीक, कोई भी ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट का हमारा फेस क्या हो, सेम हो। ठीक, कोई भी ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट का हमारा फेस सेम हो। एक प्लेन है जिसपे जितने भी पॉइंट है ना, सारे का फेस सेम है, तो उस फेस को, उस प्लेन को कहेंगे हम लोग क्या चीज़, वेव फ्रंट। फेस क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी वेव पार्टिकल का पोजीशन और डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, अगर कहीं पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लिया जाए तो इसका वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल। ठीक है, अगर यही पॉइंट सोर्स की बात की है, पॉइंट सोर्स, ठीक है, अगर यही लीनियर सोर्स हो, ठीक है, लीनियर सोर्स लाइन है, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये सिलेंडर। ठीक है, अगर प्लेन सोर्स है तो प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन। ठीक, पॉइंट सोर्स का हमारा जो होगा स्फेरिकल होगा, लीनियर सोर्स का हमारा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, प्लेन सोर्स का हमारा प्लेन होगा। ये सारी चीज़ें ना, कि अगर कहीं पे ऐसे कोई प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, ऐसे लाइट आ रही है, तो सारी की सारी लाइट नॉर्मली आ रही है ना, रिफ्लेक्ट आने वाला सारा लाइट ऐसे आ रहा है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक, और जब सब के सब निकल के ऐसे ही तो जाएंगे, तो इसका भी वेव फ्रंट हमारा प्लेन होगा। ठीक है, प्लेन मिरर से निकलने वाला जो भी वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है। अगर यही चीज़ मान लीजिए ऐसे कर लें, ठीक है, देखिए अगर यही चीज़ हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, मतलब वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल, सॉरी प्लेन। ठीक, और पैरेलल आती है तो सारे के सारे लाइट फोकस पे मिलती है ना, ऐसे ऐसे देखिए फोकस पे मिलती है ना, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे फोकस है ना, इधर से लाइट आ रही है, इसके डायरेक्शन में हमारा सबका सब ऐसे प्लेन आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक, अगर यही चीज़ हमारे पास लेंस है, ठीक है, लेंस है, लेंस पे ऐसे लाइट आ रही है, देखिए ऐसे आ रही है ना। ठीक, ये सबकी सब लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, सबकी सब इस पॉइंट पे मिल रही है ऐसे। ठीक, ये हमारा फोकस है ना, लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, इधर से आता हुआ दिख रहा है तो ऐसे ऐसे,
ठीक है। इसका वेव फ्रंट हमारा अगेन क्या होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर का स्फेरिकल होगा, लेंस का भी हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब जानना चाहिए आप लोगों को। प्लेन मिरर का वेव फ्रंट प्लेन होगा। अगर यही चीज़ ऐसे मान लीजिए हम प्रिज्म की बात करते हैं, मान लीजिए ये प्रिज्म है, ठीक, ऐसे प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म पे ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ठीक, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये सीधा ऐसे निकला, ठीक है, सीधा के बाद फिर ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया ना। तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट आया ये प्लेन, तो यहाँ से निकल भी कैसे रहा है, प्लेन, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट का हमारा है, ठीक, कि प्रिज्म से प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो प्लेन वेव फ्रंट निकल रहा है, ये हमारा वेव फ्रंट है, ठीक। तो वेव फ्रंट क्या है, कोई भी ऐसा प्लेन, ठीक है, इस पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, उस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट, ठीक। वेव फ्रंट, जैसे मान लीजिए ये वेव फ्रंट है, इस पे कई सारे पार्टिकल हैं, ये सारे पार्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करते हैं ना, और ये नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर नया वेव फ्रंट आ जाता है, ठीक। इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। फिर इसके ऊपर ऐसे, तो ये सब आप लोग हाइगन्स में पढ़े होंगे। हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, वहाँ पे इंटरफेरेंस कैसे हुआ, उसमें वेव फ्रंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है, इसलिए हम वेव फ्रंट आज बता दिए हैं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़े ना तो उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में पढ़ सकें, ठीक है। आप लोग को जो भी होमवर्क दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक, जिससे हमको पता तो चले कि एटलीस्ट आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग डालोगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ना। चलिए, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।